हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे निर्माण अकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि हम इतिहास में देख रहे हैं मगध का उत्कर्ष, उसमें हमने दो वंश देख लिया था। पहला हमने देखा हर्यक वंश, उसमें तीन शासक हुए, जिसमें से प्रमुख जो है आपको दो तीनों के जो है एक एक दो पॉइंट याद रखना है। फिर हमने देखा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में केवल आपको दो ही शासक प्रमुख मिलते हैं, उसमें भी एक ही दो पॉइंट है, ज्यादा नहीं है। फिर उसके आगे हम देखेंगे नंद वंश, जो कि नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्म नंद ने की थी। तो चलिए आज हम देखेंगे मगध में नंद वंश। मगध के अंदर क्या देखना है? नंद वंश। नंद वंश देखना। नंद वंश देखते हैं तो अगर हम इसके शासन काल की बात करें तो ये हमारे स्टार्ट होता है 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक। कहां से कहां तक? 344 से 362 ईसा पूर्व। 362 ईसा पूर्व। 344 से 323 है, 62 नहीं, यहाँ पे 323 ईसा पूर्व। 344 से 323 ईसा पूर्व। बात करें इसके संस्थापक नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापद्म नंद। हमने कल देखा था कि महापद्म नंद ने जो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था, वर्धमान की हत्या करके महापद्म नंद ने वर्धमान की हत्या करते हैं और फिर नंद वंश की स्थापना करते हैं। तो इसके संस्थापक कौन है? महापद्म नंद। तो चलिए अब हम देखेंगे महापद्म नंद के बारे में। ये महापद्म नंद नंद वंश की स्थापना करते हैं और यह बहुत ही कुशल शासक थे, यानी बहुत महान शासक थे। इन्होंने जो है बात करें मगध का विस्तार किया और उस समय काफी काम करते हैं मगध के लिए। तो चलिए देखते हैं महापद्म नंद के बारे में। महापद्म नंद के बारे में देखें तो पहला पॉइंट हमारे यह है कि नंद वंश के संस्थापक हैं। इसमें अगला पॉइंट लिखते हैं, इस वंश के महाशक्तिशाली शासक थे। इस वंश के महाशक्तिशाली शासक थे ये महापद्म नंद कौन, जो बहुत शक्तिशाली थे। इन्हें जो है बात करें तो जाति के शूद्र थे, महाशक्तिशाली थे, जो कि इसी में लिख लेते हैं, जो कि जाति से शूद्र थे। महापद्म नंद जाति से शूद्र थे। आगे बात करें, इन्होंने जो है राजपूतों का विनाश करने का सर्वछत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने का प्रण लिया था। इन्होंने क्षत्रियों का नाश करने का प्रण लिया था। इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, उसका क्या नाम है? सर्वछत्रांतक, यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला की उपाधि इन्होंने धारण किया था। लिख लेते हैं अगला पॉइंट, इन्होंने राजपूतों का विनाश, इन्होंने क्या किया था? राजपूतों का विनाश करके
सर्व छत्रात्मक, छत्रात्मक सर्व छत्रात्मक यानी राजपूतों क्षत्रियों का विनाश करने वाला, का विनाश करने वाला की उपाधि धारण की। अगर पूछा जाए कि इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो राजपूतों का विनाश करने के राजपूतों का विनाश करके इन्होंने सर्व छत्रात्मक की उपाधि धारण की थी। सर्व छत्रात्मक की उपाधि धारण की थी। अगली इसके पॉइंट की बात करें, जिसके सर्व छत्रात्मक का अर्थ क्या होता है? क्षत्रियों का विनाश करने वाला। आगे बात करें तो जो राजा नंद के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? राक्षस था। अगला पॉइंट लिखते हैं, राजा नंद के प्रधानमंत्री का नाम राक्षस था। अगला पॉइंट हम देखते हैं, जो इनका प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री था राक्षस, उसका असली नाम क्या था? विष्णुगुप्त। यानी बात करें तो राक्षस का असली नाम, राक्षस का असली नाम विष्णुगुप्त। जो महापद्म नंद था, यानी जो राजा नंद बोले या महापद्म नंद के प्रधानमंत्री का नाम क्या रहता था? राक्षस रहता था। और देखिए राक्षस का वास्तविक नाम यानी असली नाम उसका क्या था? विष्णुगुप्त था। चलिए इतना आप नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं इसे इरेज करके। महापद्म नंद। इसके अगर अगले पॉइंट की बात करें तो इसमें अगला पॉइंट इसमें यह है कि इसे ही यानी इन्हें ही केंद्रीय शासन पद्धति का जनक या पिता माना जाता है। महापद्म नंद को इसे ही केंद्रीय शासन पद्धति का जनक या पिता माना जाता है। केंद्रीय शासन पद्धति का जनक किसे माना जाता है? महापद्म नंद को माना जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि केंद्रीय पद्धति का जनक यानी केंद्रीय शासन पद्धति का जनक किसे माना जाता है? महापद्म नंद को माना जाता है। आगे बात करें तो जो हिंदी के जो व्याकरण के आचार्य थे पाणिनि, वो महापद्म नंद के परम मित्र थे। यानी हिंदी व्याकरण के जो आचार्य थे पाणिनि, वो कौन थे? महापद्म नंद के मित्र थे। इस पॉइंट को लिखते हैं, व्याकरण के आचार्य
पाणिनि महापदम नंद के परम मित्र थे। जो व्याकरण के आचार्य थे, यानी व्याकरण के आचार्य पाणिनि जी थे, वो महापदम नंद के मित्र थे। आगे बात करें, अगला जो पॉइंट है, बात करें अगला पॉइंट है कि इसी वंश के शासक ने, यानी महापदम नंद ने, यानी नंद वंश के शासकों ने ही क्या किया था कि केंद्रीय शासन की, यानी एक राष्ट्र की विचारधारा दी थी। एक राष्ट्र की विचारधारा तो किस वंश से आती है? नंद वंश से आती है। तो बात करें इसी वंश के शासकों ने इसी वंश के शासक ने एक राष्ट्र की विचारधारा दी थी। एक राष्ट्र यानी एकजुट, यानी मिला हुआ राज्य, एक बड़ा राज्य, एक राष्ट्र की विचारधारा कहां से निकलती है, यानी किस वंश से? तो नंद वंश से। इन्हीं राजाओं ने, नंद वंश के शासकों ने एक राष्ट्र की विचारधारा दी थी। बात करें महापदम नंद यानी नंद वंश के समय राजधानी कौन सी थी? तो पाटलिपुत्र थी। इस वंश के समय राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस वंश के समय पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। अगला पॉइंट देखें, इसने क्या किया? इसने कलिंग में युद्ध किया, उसे जीतकर इसने एक उपाधि धारण की, जिसे एक राठ तथा एक छत्र की उपाधि इसने धारण की थी। कलिंग जीत कर इसने उपाधि का है कि धारण की थी, एक राठ तथा एक छत्र की उपाधि धारण की। लिख लेते हैं, इसने कलिंग जीतकर एक राठ तथा इसने कलिंग जीतकर एक राठ तथा एक छत्र की उपाधि धारण की। एक छत्र की उपाधि धारण की। इसने कलिंग को जीता था, लेकिन पूरी तरह अपने मिला नहीं पाया था, पूरी तरह जीता नहीं था। वहां के केवल शासक को हराया था, लेकिन अब पूरी तरह नहीं हरा पाया था, यानी पूरी तरह इसने कलिंग को जीता नहीं था। ठीक, आगे बात करें तो इस वंश का जो अगला शासक था, यानी महापदम नंद के बाद, वो कौन था? जो द्वितीय शासक थे, यानी कि बात करें महापदम नंद के बाद जो शासक आते हैं, वो था पांडुक। इस वंश का द्वितीय शासक पांडुक था।
इसमें कुछ नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं है, बस इसका केवल यहीं पर उल्लेख मिलता है कि यह द्वितीय शासक था। फिर इसका जो अगला शासक होता है वो होता है घानानंद। इस वंश का अगला शासक कौन होता है? अगला एवं अंतिम शासक इस वंश का अंतिम शासक घानानंद। घानानंद था। घानानंद जो कि आपने सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य और घानानंद, और वहीं पर क्या करता है कि घानानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य करता है, चाणक्य के साथ में मिलकर घानानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना करता है। अब हम देखेंगे अगला शासक घानानंद के बारे में, इसने क्या काम किया। यह एक बहुत क्रूर शासक था, देखते हैं इसके बारे में। इसकी कहानी तो आपने सुनी ही होगी, पिछली क्लासों में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। किसने अपने दरबार से निकाल देता है चाणक्य को, तो वो शपथ लेता है कि जब तक मैं तुम्हें इस सम्राट से हटा नहीं दूंगा, यानी मिटा नहीं दूंगा, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। तो अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर क्या करता है कि इसकी हत्या कर देता है, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य शासक बनता है, मौर्य वंश की स्थापना कर देता है। देखते हैं घानानंद के बारे में। घानानंद घानानंद इसका सबसे पहला पॉइंट, यह एक बहुत ही क्रूर शासक था। यह एक बहुत ही क्रूर शासक है, इसका पहला पॉइंट यही है। और इसने क्या किया कि कलिंग में नहर निर्माण का कार्य किया था। कलिंग में नहर निर्माण का कार्य किया था। इसने क्या किया? कलिंग में काम करता है, नहर निर्माण का कार्य करता है। इसका अगला पॉइंट देखते हैं। यह है नंद वंश का सबसे लालची एवं धन संग्रही शासक था। यह है नंद वंश का सबसे लालची एवं धन संग्रही शासक था। यह लालची एवं धन संग्रही शासक था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि घानानंद के समय ही विश्व विजेता जिसे कहा जाता है सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था। लेकिन जब देखा घानानंद मगध का सम्राट था उस समय घानानंद, तो घानानंद की विशालतम सेना को देखकर क्या किया, वो वापस लौट जाता है। तो इसमें लिखते हैं कि अगला पॉइंट इसमें लिखते हैं, लिख लेते हैं, जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया, उस समय नंद वंश का
उस समय मगध पर, उस समय मगध पर नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जब सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करता है तो उस समय मगध का शासक कौन था, सम्राट कौन था, तो कौन हो जाएगा? घनानंद हो जाएगा, घनानंद। फिर अगला पॉइंट इसमें देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा इसमें यह है कि सिकंदर जब सम्राट घनानंद, यानी बात करें मगध के सम्राट घनानंद की जब विशालतम सेना देखता है तो वहीं से लौट जाता है, जो है क्या करता है कि मगध पर हमला न कर वापस चला जाता है। लिखते हैं विश्व विजेता सिकंदर मगध के सम्राट घनानंद की विशालतम सेना को देखकर वापस लौट जाता है। सिकंदर क्या करता है कि जब मगध के सम्राट यानी घनानंद की सेना देखता है, तो काफी बड़ी सेना थी उस समय। मगध सबसे बड़ा जो है महाजनपद था, 16 महाजनपदों में से कई जनपदों को तो अपने साथ मिला लिया था जीत की। तो उस समय क्या हुआ था, मगध महाजनपद बहुत बड़ा था, उसकी सेना जो इतनी बड़ी थी कि विश्व विजेता जिसे कहा जाता है, सिकंदर क्या करता है कि देखकर वापस ही लौट जाता है। इसका अंतिम पॉइंट हमारा यह है कि सिकंदर के जाने के बाद चाणक्य ने क्या किया, चाणक्य को क्या जो है घनानंद क्या करता है कि चाणक्य को अपने दरबार से निकाल देता है, अपमानित करता है। तो जो चाणक्य क्या थे, गुस्सा थे घनानंद से। उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक मैं तुम्हें इस सिंहासन से हटा नहीं दूंगा तब तक मैं शांत नहीं रहूंगा। तो उन्होंने चाणक्य का प्रिय शिष्य कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, उसकी सहायता से क्या किया कि घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना कर देता है। इस पॉइंट को लिखते हैं। सिकंदर के जाने के बाद चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त के सहयोग से घनानंद की हत्या कर देता है और मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो लास्ट पॉइंट इसका क्या है कि सिकंदर के वापस जाने के बाद क्या था कि
जो घानानंद था वह क्रूर शासक था, तो वहां की जो जनता थी वो भी काफी मतलब नाराज थी अपने शासक से, यानी घानानंद से नाराज थी। तो जनता और अपने मित्र अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहायता से क्या करता है, सिकंदर के जाने के बाद चाणक क्या करता है कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य की हत्या कर देता है, घानानंद की हत्या कर देता है, और चंद्रगुप्त वहां का शासक बनता है, और वहां से फिर मौर्य वंश स्टार्ट हो जाता है। फिर हम तो आज हमने क्या देखा, नंदवंश देखा। नंदवंश में हमारे दो ही प्रमुख शासक है। पहला हो जाएगा महापद्म नंद जो कि स्थापक थे, वो बात करें नंदवंश के महाशक्तिशाली शासक माने जाते हैं, उन्होंने ही ज्यादातर विस्तार किया। फिर लास्ट शासक घानानंद। घानानंद के बारे में आपने देखा, इतने 2-3 पॉइंट हमें उन्हें आप याद कर लीजिएगा कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है तो उस समय शासक कौन था मगध का, तो आंसर होगा आपका घानानंद। और इसमें यह मेन पॉइंट यह है कि कलिंग में नहर निर्माण का कार्य किया था इसने। और बात करें कि सिकंदर की हत्या चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य मिलकर कर देते हैं और मौर्य वंश की स्थापना कर देते हैं। इसमें मेन पॉइंट यही है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आज के लिए यही तक, फिर आपसे कल मिलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखेंगे, मौर्य वंश के बारे में कल डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के लिए यही तक, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।